नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा। आप देख रहे हैं 10 बजे रात, पूरे दिन की बात। जी हां, रात 10 बजे के इस बुलेटिन में देश और दुनिया में आज दिन भर क्या खास रहा, आपको पूरा अपडेट देंगे। और आइए विस्तार से खबरें देखते हैं। रमन सरकार में हुए भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर कल से छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ईडी कार्यालय के सामने प्रदर्शन करेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार ईडी के माध्यम से चुनाव लड़ना चाहती है। ईडी डरा धमकाकर पेपर में जबरन हस्ताक्षर करा रही है। इसके साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने कई मुद्दों पर पूर्व की रमन सरकार और केंद्र सरकार को जमकर घेरा, जिस पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने पलटवार किया और कहा कि सत्ता में रहते हुए कांग्रेस विपक्ष की तरह काम कर रही है। लोकतंत्र के लिए खतरा बन गया है ईडी, सीबीआई, आईटी, डीआरआई। इसका दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी केंद्र में बैठी हुई सरकार कर रही है। सरकार का काम होता है कि अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना। छत्तीसगढ़ की जनता ने अगर उनको जनादेश दिया है तो धरना प्रदर्शन करने के लिए नहीं दिया है। ईडी का छापा जो है सिर्फ छत्तीसगढ़ में थोड़ी पड़ रहा है, और जब जब ईडी का रेड होता है मुख्यमंत्री जी इतने विचलित क्यों हो जाते हैं? वहीं 27% आरक्षण के मुद्दे को लेकर रायपुर में आज ओबीसी महासम्मेलन का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग को देने के लिए विधानसभा में बिल पारित किया, लेकिन राज्यपाल ने हस्ताक्षर नहीं किए। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र की सरकार आरक्षण को खत्म करना चाहती है। वहीं ओबीसी वर्ग के पदाधिकारियों ने कहा कि 27% आरक्षण के मुद्दे पर हम चुनाव बहिष्कार भी कर सकते हैं और दिल्ली में प्रदर्शन भी। आरक्षण चुनाव से पहले नहीं दिएंगे, नहीं दिया जाएगा तो हम लोग विचार करेंगे, या हो सके तो चुनाव में बहिष्कार भी कर सकते हैं। हम गांव-गांव में जाके बताएंगे। जब हमारा 27% का जब अधिकार नहीं है तो हम वोट देके क्या करेंगे? वो निजी हाथ में चल रहे, वहाँ यदि भर्ती हुई तो कौन पिछड़ा वर्ग मिली कि एससी मिली कि एसटी मिली, या अपर क्लास के लिए 4% 10% करे चला मिली। तो खदाने तो हर हाथ में नहीं है, सार्वजनिक उपक्रम में नहीं है, तो आरक्षण के लाभ कैसे मिले? अभी सरकार में भर्ती होते तो आरक्षण की नीति लागू है, लेकिन निजी क्षेत्र में सब उद्योग में चल रही, सारा संस्थान में चल रही, तो आरक्षण के लाभ नहीं मिले। डिप्टी सीएम बनने के बाद टीएस सिंहदेव पहली बार बलरामपुर जिले के दौरे पर पहुंचे। यहां राजपुर में उनका कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पदाधिकारी ने जोरदार स्वागत किया। उसके बाद स्थानीय मंडी प्रांगण में उन्होंने नेताओं से मुलाकात की, कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। इस कार्यक्रम में कांग्रेसियों ने स्थानीय विधायक चिंतामणि महाराज को आमंत्रित नहीं किया था। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खुले मन से कहा कि विधायक चिंतामणि महाराज के कारण पार्टी कमजोर हुई है और लोगों का संपर्क भी टूट रहा है। कार्यकर्ताओं ने चुनाव में नए उम्मीदवार की मांग की। वहीं इस पर सिंहदेव ने कहा कि आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। लगभग 6 तारीख को कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी हो जाएगी। मैं अगर अपने आप को परिवार में बड़ा भाई मान रहा हूँ या समझ रहा हूँ, मेरी जवाबदारी है कि सबके बीच में समन्वय बने, सबके बीच में प्रेम भाव बना रहे और मिलके हम काम करें। चुनाव में हार होगी जीत होगी ये मकसद नहीं है, लेकिन आपस में प्रेम भाईचारा बने रहना चाहिए, समन्वय बने रहना चाहिए। वो बनाने में मैं फेल हुआ। बलरामपुर जिले के दौरे पर आए छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि पिछले 5 सालों में कांग्रेस में आपसी प्रेम, व्यवहार और समन्वय बनाने में वो असफल हो गए। टीएस सिंहदेव ने ये जो बयान दिया उसके बाद कहा जा सकता है कि एक बार फिर चुनावी सरगर्मी के बीच उनका दर्द छलका है। कांग्रेस के भीतर खाने में भी ये बयान अब चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल डिप्टी सीएम बनने के बाद पहली बार टीएस सिंहदेव बलरामपुर जिले के राजपुर पहुंचे हुए थे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं अगर परिवार में अपने आप को बड़ा भाई मान रहा हूं तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सबके बीच में भाईचारा बना रहे, लेकिन मैं इसे कायम करने में फेल हो गया। 21 के 21 उन क्षेत्रों से हैं जहां भाजपा हारी थी, तो उन्होंने ये तय किया होगा कि जो लड़े थे पिछले बार उनकी स्थिति अच्छी नहीं होगी, नया चेहरा देना चाहिए। तो 5 आप खुद ही बताया आपने कि 5 पुराने हैं जो पिछले बार भी भाग लिया था उन्होंने, और 16 नए हैं। तो ये उनका अपना पार्टी का आकलन है।
ये तो चुनाव को अभी लगभग 3 महीने हैं, पर राजनांदगांव के राजनीतिक फिजा में विभिन्न कार्यक्रमों को इस अंदाज में आयोजित किया जा रहा है जिससे चुनाव की घोषणा की जा चुकी है। राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र के मोतीपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को सुनने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद रहे। इस मौके पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबको प्रोत्साहित करने वाला संवाद किया। आम लोगों के बीच मन की बात का खास कार्यक्रम आयोजित करके रमन सिंह ने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया। रमन सिंह दिन भर कार्यक्रमों में उत्साह के साथ व्यस्त रहे, जो राजनांदगांव से फिर से उनकी उम्मीदवारी का संकेत माना जा रहा है। हालांकि जब उनसे उम्मीदवारी के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने इसे कोर कमेटी के ऊपर छोड़ दिया। मन की बात में आज युवकों को उत्साहित करने वाला स्पोर्ट्स के क्षेत्र में कैसी उपलब्धियां हमने हासिल की है, समाज के विभिन्न वर्गों को किस प्रकार प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेकर सामाजिक रुचि में आगे बढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी का हर एपिसोड एक नई दिशा देने वाला होता है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, पार्टियां अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर उनमें जोश भर रही है। धमतरी में भी इसी कड़ी में युवा कांग्रेस की बैठक रखी गई थी। बैठक में प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष गुरमुख सिंह होरा, जिला प्रभारी आस मोहम्मद, विधानसभा प्रभारी आशीष द्विवेदी समेत युवा कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस बैठक में चुनावी रणनीति पर चर्चा की गई। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव में बेहतर रणनीति के साथ काम करने के लिए कहा गया ताकि कांग्रेस को जिले की तीनों विधानसभा सीटों पर भारी बहुमत जीत मिल सके। लगातार यूथ कांग्रेस पूरे प्रदेश में हर पूरे 90 विधानसभा में अपनी पुरजोर मेहनत कर रहा है और आने वाले समय में 2023 में फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे। जन जन के नेता आदरणीय भूपेश बघेल जी का नारा है 75 पार, तो युवाओं का आशीर्वाद रहा तो 100% इस बार कांग्रेस पार्टी 75 पार होगी। और युवाओं में एक ललक है चुनाव लड़ने का और जीतने का, तो इसके कारण इस बार युवाओं को ज़्यादा मौका दिया जाएगा। तो आज पूरी एकता के रूप में जो काम करना है निर्देश उनको दिया जाएगा और जो भी है बैठक में उनकी चर्चा होगी और निश्चित ही तीनों विधानसभा में जो यूथ कांग्रेस है वो काम करेगी और काम यूथ कांग्रेस करेगी तो निश्चित ही कांग्रेस पार्टी जीतेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आधी आबादी को लेकर आज कई बड़ी घोषणाएं की। भोपाल में लाडली बहना सम्मेलन में उन्होंने बहनों को रक्षाबंधन का बड़ा तोहफा दिया। प्रदेश के 1,29,00,000 से ज्यादा लाडली बहनों को अब हर महीने 1,250 रुपए मिलेंगे। साथ ही सावन में 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर और बिजली बिल में राहत का ऐलान किया गया। सीएम ने कहा, प्रदेश के हर थाने में महिला डेस्क के साथ पर्याप्त मात्रा में बेटियों को पुलिस के रूप में रखेंगे और पुलिस में 35% भर्ती महिलाओं की होगी। लाडली बहनों की बेटियों की पढ़ाई फ्री में होगी। काम धंधे के लिए बैंक उन्हें लोन देगा जिसका ब्याज केवल 2% होगा, वो भी सरकार भरेगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इसके लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान की तारीफ भी की। अक्टूबर से अब बहनों के खाते में 1250 रुपया डाले जाएंगे। सावन के इस महीने में रसोई गैस 450 रुपया में तुम्हारा भैया दिलवाएगा। परमानेंट में व्यवस्था बनाऊंगा ताकि महंगी गैस हमें परेशान ना करे। पुलिस की भर्ती में बेटियों को पहले 30% का आरक्षण देती थी, अब वो आरक्षण बढ़ करके 35% आज सरकार ने किया है। मैं उन बेटियों को बधाई देता हूं जो इस क्षेत्र में जाना चाहती हैं। तो दूसरी ओर शिक्षकों की भर्ती में भी हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 50% बेटियों की भर्ती होगी। एक ऐतिहासिक कदम आज हमारी सरकार ने उठाया है। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले कांग्रेस डोर टू डोर सर्वे के जरिए हर घर तक पहुंच बनाने में जुट गई है और इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस यूथ विंग को सौंपी गई है। यूथ विंग के कार्यकर्ता घर घर पहुंचकर ऐप के जरिए मतदाताओं को वेरीफाई कर रहे हैं। कांग्रेस के इस अभियान को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश के अंदर समृद्ध मध्य प्रदेश करके एक कार्ड लॉन्च करा है कमलनाथ जी ने। ये कैंपेन कांग्रेस का है, इसका इम्प्लीमेंटेशन की जो जवाबदारी है वो यूथ कांग्रेस को दी गई है। ऐसा करने से प्रत्येक घर तक 5 योजनाएं पहुंच जाएंगी
और साथ ही साथ वोटर लिस्ट का फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाएगा। बीजेपी जो करती है, सालों से करती जो बीजेपी आ रही है, वर्षों से बीजेपी का जो मूल काम है, उस काम की नकल करने का काम कांग्रेस करती है, लेकिन नकल में भी अकल लगती है और मात्र न्यूज़ लाइन की हेडिंग बन के इनका अभियान रह जाता है। छत्तीसगढ़ भाजपा की बड़ी बैठक हुई जिसमें बची हुई 69 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम पर रायशुमारी हुई। इन सीटों पर बीते दिनों भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को भेजा गया था, जहां कोर ग्रुप के सदस्यों और वरिष्ठ नेताओं की बैठक में जीतने योग्य प्रत्याशियों पर रायशुमारी हुई थी। बैठक के बाद इन सभी नेताओं ने प्रदेश प्रभारी ओम माथुर और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव से मुलाकात कर अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। जानकारी के मुताबिक हर विधानसभा में से 2 से 3 उम्मीदवारों का नाम शॉर्टलिस्ट हुआ है। अब प्रदेश के वरिष्ठ नेता इन नामों पर रायशुमारी कर फाइनल लिस्ट राष्ट्रीय चुनाव समिति को भेजेंगे। उसके बाद फाइनल लिस्ट जारी होगी। वहीं भाजपा के इस प्रत्याशी चयन प्रक्रिया पर कांग्रेस ने तंज कसा है। भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रमुख नेता, हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी, उसमें सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, प्रदेश के पदाधिकारी भी हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख वहाँ के पदाधिकारी हैं, हमारी विधानसभा की कोर टीम है और जो भी लोग मिलने आए, जो लोग भी अपना राय देने आए, हम सब लोगों ने मिलकर के रायशुमारी की। जो अभी वर्तमान विधायक हैं, पूर्व अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, उसके बाद में एक महिला कैंडिडेट मैं भी लड़ना चाहती थी, तो उनका भी नाम दे दिया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पिछले 4.5 साल से हतोत्साहित थे। भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल एजेंसीज के माध्यम से यहाँ चुनाव लड़ना चाहती है, तो ये काम भी आईबी को, इंटेलिजेंस ब्यूरो को दे दे। छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस को अपना पूरा आशीर्वाद, स्नेह देगी और प्रचंड बहुमत के साथ में कांग्रेस की पुनरावृत्ति होगी। भोपाल में बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चा की अहम बैठक हुई। बैठक में प्रदेश भर से पार्टी के एससी मोर्चा के तमाम प्रदेश, संभाग और जिला पदाधिकारी शामिल हुए, जहां अनुसूचित जाति वर्ग को लेकर चुनाव प्रचार की रणनीति बनाई गई। करीब 2 घंटे तक चली इस बैठक में चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव, नरेंद्र सिंह तोमर, शिव प्रकाश और वीडी शर्मा मौजूद रहे। बैठक में सितंबर और अक्टूबर में एससी वर्ग के बड़े आयोजन करने की प्लानिंग की गई है। चुनाव की रणनीति और हमारे विधानसभा के सम्मेलन और युवा संवाद की संरचना और महिला संवाद की संरचना और सदस्यता अभियान, इन विषयों को लेकर विस्तृत चर्चा हुई है। सितंबर माह में खत्म हो जाएंगे। डेंगू रायपुर ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ में कहर बरपा रहा है और आलम यह है कि लोग सरकारी सिस्टम से हारकर अब निजी अस्पतालों का रुख कर रहे हैं, जहां उन्हें भारी भरकम राशि इलाज में खर्च करना पड़ रहा है। इन सबके बीच स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारी सच्चाई स्वीकारने की जगह डेंगू जैसी बीमारी के फैलने की बात से ही इंकार कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ को एक तरफ मेडिकल टूरिज्म के तौर पर प्रमोट किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ विकराल रूप अख्तियार कर रही डेंगू की बीमारी का इलाज भी लोगों को नहीं मिल रहा है। रायपुर, दुर्ग, भिलाई समेत कई शहरों में सरकारी से लेकर निजी अस्पतालों में डेंगू के दर्जनों मरीज भर्ती हैं। अकेले रायपुर के मेकाहारा में ही अब तक 250 डेंगू के मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। मेडिसिन विभाग में ही अकेले 84 मरीज की पुष्टि हुई है। अगस्त के माह में कुछ केसेस बढ़े हैं और नियमित रूप से जो डेंगू के पेशेंट हैं वो आ रहे हैं। ऑल्दो अच्छी बात यह है कि कोई भी गंभीर मरीज बहुत ज़्यादा नहीं आया, अभी तक कोई भी मृत्यु नहीं हुई है। मरीज लगभग 5 दिन के आसपास ठीक होके चले जा रहे हैं, डिस्चार्ज होके चले जा रहे हैं। उधर डेंगू आउटब्रेक की स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है। सभी जिले के कलेक्टरों को फील्ड में निकलने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। रायपुर में कलेक्टर सर्वेश्वर भुरे नगर निगम कमिश्नर और सीएमएचओ के साथ घनी बस्तियों का दौरा कर रहे हैं। हमारी टीम प्रभावित क्षेत्रों में घूम रही है। वायरल फीवर का भी है, जो बरसात के मौसम में ज़्यादातर होता है, लेकिन जितने ही फीवर सबकी हम लोग जाँच कर रहे हैं। जैसे अभी रामनगर एरिया में हम लोग घूम रहे थे, सुबह 8 बजे कलेक्टर साहब भी, कमिश्नर साहब भी उस एरिया में भ्रमण किए हैं और स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम टीम को ने निर्देश भी दिए किस तरह से काम करें। और लगातार हमारे जहाँ से भी खबर आ रही है, हमारी टीम पूरी लगी हुई है। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते शहरों में लगातार डेंगू अपने पैर पसारता जा रहा है। रायपुर में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। दोनों मृतकों के परिवारों ने निजी अस्पतालों पर इलाज में लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। हद तो ये है कि सीएमएचओ इसके बाद भी जिले में डेंगू के महज 6 केस ही मान रहे हैं, जबकि मेकाहारा में ही 250 डेंगू के मरीज मिल चुके हैं
और इससे ज्यादा मरीज निजी अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। हम लोग कंफर्म डेंगू बोलते हैं, वो 6 पॉजिटिव आए हैं एलाइजा के, और बाकी आरडी की संभावना निकलती है और जो संभावित मरीज निकलते हैं उनका एलाइजा कराते हैं। एलाइजा कंफर्म होने पर इसको डिक्लेयर किया जाता है। तो ऐसी स्थिति नहीं है जिस तरह से खबर आ रही है कि बहुत ज़्यादा डेंगू फैला हुआ है, ऐसा नहीं है। सरकारी अस्पतालों में डेंगू के इलाज की सारी सुविधाएं मुफ्त हैं। साथ ही जरा सी एहतियात से बीमारी को जानलेवा होने से पहले ही काबू किया जा सकता है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग और लोगों की भी लापरवाही मरीजों को मौत के मुहाने तक ला रही है। इसका फायदा निजी अस्पताल उठा रहे हैं और ब्यारे न्यारे कर रहे हैं। स्टार जैन, IBC 24, रायपुर। जोगी परिवार के गृह क्षेत्र मरवाही में उनकी ही पार्टी को बड़ा झटका लगा है। मरवाही विधानसभा क्षेत्र के 65 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। इस दौरान मरवाही विधायक डॉक्टर के ध्रुव और जिला कांग्रेस अध्यक्ष उत्तम वासुदेव मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं ने JCCJ के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस का गमछा पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जे के इंद्रजीत नायक, अभिलाष मिश्रा के साथ आपने 65 की संख्या का पर सैकड़ों की तादाद में खड़े हैं और ये माननीय भूपेश बघेल जी की योजनाओं से, उनकी कार्यशैली से प्रभावित होकर आज जिला कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। छात्रा को परेशान करने के आरोपी कंडक्टर को पुलिस ने अनोखी सजा दी है। पुलिस ने आरोपी बस कंडक्टर का न सिर्फ जुलूस निकाला बल्कि उठक बैठक लगवाते हुए उससे माफी भी मंगवाई। देखिए रिपोर्ट। ग्वालियर पुलिस ने बस कंडक्टर को अनोखी सजा देते हुए न सिर्फ उसका जुलूस निकाला बल्कि उससे उठक बैठक भी लगवाई। दरअसल 10वीं की छात्रा ने शिकायत पेटी में पर्ची डालकर बस कंडक्टर पर परेशान करने का आरोप लगाया था। आरोपी बस कंडक्टर का नाम जयेंद्र रावत बताया जा रहा है। जज महोदय आए हुए थे, वहाँ बच्ची ने एक सवाल किया कि हम अपनी पीड़ा को या कोई शिकायत है कैसे ऊपर स्तर तक पहुँचाए। आपकी स्कूल में बेटी की पेटी लगी है, आप अपनी बात रख सकते हैं। तो बेटी की पेटी को आज खोला थाना प्रभारी के साथ जाकर, तो उसमें एक आवेदन मिला जिसमें लिखा था कि बस कंडक्टर उन्हें परेशान करता है। बस कंडक्टर को थाने पर ला रहे थे, तभी नागरिकों ने भी थे, उन लोगों ने बीन बजाकर एक उसको संदेश दिया कि यदि आप गलत नियत रखेंगे, किसी को परेशान करेंगे, तो पहले तो पुलिस आपको जेल भेजेगी और उसके बाद समाज भी आपको सबक सिखाएगा। शिकायती पत्र मिलने के बाद पुलिस की टीम ने आरोपी कंडक्टर की तलाश शुरू की और शिवपुरी के नरवर से ग्वालियर जाने वाली बस को रोककर आरोपी कंडक्टर को धर दबोचा और उठक बैठक लगवाते हुए उसे थाना ले गई। इस दौरान आरोपी ने पुलिस से माफी मांगते हुए ऐसी हरकत दोबारा न करने की कसम खाई। इस दौरान रास्ते पर मौजूद सपेरों ने बीन बजाकर आरोपी का विरोध किया। हालांकि पीड़ित लड़की ने आरोपी के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है, लेकिन पुलिस ने उसकी परेशानी को समझते हुए आरोपी के खिलाफ धारा 151 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।